गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको 3 एग्जाम्पल कराए थे। अभी पिछली 2 क्लासेस में हमने 3 एग्जाम्पल किए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर, और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की बात करेंगे, जहां पे इसने हमारे लिए 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और इन तीनों को इसने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करके इसका ग्राफ बनाने को कहा है। ठीक। आफ्ताब टेल्स हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will. Is this situation interesting? Represent this situation algebraically and graphically. अब आपको इस सिचुएशन को पहले तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और फिर इसका ग्राफ बनाना है। ठीक। अगर स्टार्ट करें इसको हम, तो ये क्या बनेगा, आफ्ताब टेल्स हर डॉटर। यहां पे आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक तो आफ्ताब और एक हिज डॉटर। अगर हमने आफ्ताब की एज को x ले लिया तो डॉटर की एज क्या होगी, y हो जाएगी। अब ये बात कर रहा है 7 years ago। 7 years ago आफ्ताब की एज क्या होगी, x - 7 होगी, और डॉटर की एज क्या होगी, y - 7 होगी। आफ्ताब ने क्या कहा कि I will be 7 times as you old। मैं क्या होऊंगा आपसे, आफ्ताब ने ये कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट x - y, that x - y x - 7 is equal to 7 times y - 7। फिर इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x - 7 इक्वल टू 7y - 49, x - 7y इक्वल्स टू 14 माइनस का 49 और प्लस का 7। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन x - 7y इक्वल्स टू -42। दैट इज द एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका ग्राफ आप सेल्फ बनाओगे। इसी में इसने सेकेंड कंडीशन ले रखी है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अगर 3 साल बाद की हम बात करें तो अभी जो आपका आफ्ताब था उसकी एज क्या ले रखी है हम लोगों ने, x, और डॉटर की एज क्या ले रखी है हमने, y। तो 3 years फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल के बाद क्या होगा, आफ्ताब तो हो जाएगा x + 3 और डॉटर क्या रहेगी, y + 3। और कंडीशन क्या बन रही है कि आफ्ताब की जो एज है वो 7 टाइम्स होगी डॉटर की एज से। सॉरी, आफ्ताब की जो एज है वो 3 टाइम्स होगी डॉटर की एज से, और ये आपका ये लिखा जाएगा x + 3 इक्वल्स टू 3 y + 3। ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये जो लिखा हुआ है आपका x + 3 इक्वल्स टू 3 y + 3 क्या बनेगा, ये हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 3y + 9, x - 3y इक्वल्स टू 9 - 3। तो ये हो जाएगा x - 3y इक्वल टू 6। दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप इसका ग्राफ बनाओगे और आज जरूर चेक कराओगे। इसके बाद हमने इसमें सेकंड क्वेश्चन लिया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3900 later see buy a bat and 3 more balls of same kind for ₹1300
रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। दो वेरिएबल है हमारे पास, एक तो है बैट और एक है आपका बॉल। तो बैट को क्या ले लें हम लोग, x, और बॉल को क्या ले लिया हमने, y। तो पहले केस में क्या हो रहा है, 3 बैट एंड 6 बॉल्स, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। सेकंड में क्या हुआ है, 1 बॉल, और सेकंड केस में है आपके पास 1 बैट एंड 3 बॉल्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg grapes ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160, यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कॉस्ट कितनी है, 160। दो वेरिएबल है आपके पास, एक तो आपका एप्पल और दूसरा आपका ग्रेप्स। तो एप्पल को क्या ले लिया हमने, एप्पल को ले लिया हमने x और ग्रेप्स को ले लिया हमने y। तो पहला क्या बन जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू 160 इक्वल्स टू, आफ्टर अ मंथ 2 kg एप्पल एंड 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg grapes, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। ये दोनों का एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप इन दोनों का ग्राफ बना लोगे और ग्राफ बना के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जब ये तीनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने कल वाली सिचुएशन ही आएगी। पहले वाले में जब आप देखोगे तो ये पहले वाले में जो लाइनें होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, दूसरे वाले क्वेश्चन की जो लाइनें होंगी वो आपकी कोइंसिडेंट होंगी, और तीसरे वाले क्वेश्चन की जो लाइनें होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक, इस चीज को हम बिना सॉल्व किए हुए भी जान सकते थे। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ने सॉल्व नहीं किया तो सर को ये कैसे पता लग गया कि हम लाइनें इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो आज आप इस वर्क को पहले पूरा कर लीजिए। जब ये वर्क आप पूरा करेंगे तभी आपके दिमाग में ये सवाल आएगा। यहां आपको ये ध्यान रखना होता है कि कंपैरिजन ऑफ रेशियो के बिहाफ पर हम ये जान सकते हैं बिना किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए कि लाइनें पैरेलल आने वाली हैं, इंटरसेक्टिंग आने वाली हैं या कोइंसिडेंट आने वाली हैं। आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, a1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, c1 क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही a2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, b2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, एंड c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन। आप इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये पता लगा सकते हो कि जो लाइनें आने वाली हैं वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हमने पहले क्या लिया हुआ है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये लाइनें कैसी होंगी आपकी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइनें हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती हैं। सेकंड में लिखा हुआ है आपके पास कि अगर a1 अपॉन a2 आपका इक्वल है b1 अपॉन b2 के और ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के,
तो जो आपकी लाइनें होती हैं वो होती हैं कोइंसिडेंट, और इस कोइंसिडेंट को कहते हैं हम लोग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, क्यों? क्योंकि दो लाइनें अगर ओवरलैपिंग पोजीशन में हैं तो ये कितनी जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसे काउंट कर पाना इम्पॉसिबल है। और फिर आता है इसका थर्ड केस। थर्ड केस क्या होता है? A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब आपके पास A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तो आपकी जो लाइनें होती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। और जब लाइनें पैरेलल हैं, जब लाइनें पैरेलल होंगी तो इसे हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन, यानी ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इन तीनों ही लाइनों को समझाने के लिए मैंने यहां पर 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ये आपका एग्जाम्पल 1, ये आपका एग्जाम्पल 2 और ये आपका एग्जाम्पल 3। जैसे सबसे पहले हमने लिया हुआ है एग्जाम्पल 1 को। एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ था, जो आपकी बुक का पहला एग्जाम्पल था, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो आप इसे x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0 भी कह सकते हो, क्योंकि इसकी कांस्टेंट टर्म मिसिंग थी। और सेकेंड इक्वेशन थी आपकी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास पहली इक्वेशन भी है और दूसरी इक्वेशन भी है। तो सबसे पहले हमने लिखा, मान लो A1 अपॉन A2, तो इसका A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा? पहली वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, और दूसरी वाली में क्या है? 3। तो A1 अपॉन A2 क्या हो गया इसका? 3। अब y को कंपेयर करते हैं। y के लिए क्या करते हैं हम लोग? B1 अपॉन B2। पहले वाले केस में B1 कितना है? माइनस का 2, और B2 कितना है? प्लस का 4। अगर इसे आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? ये माइनस का 1 अपॉन 2। क्या प्लस का 1 अपॉन 3 माइनस के 1 अपॉन 2 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव है। जब 1 अपॉन 3 माइनस के 1 अपॉन 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो आपका A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर भी नहीं हो सकता। और जब आपका A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा, तो इसे कहते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही होती हैं। देन सेकेंड एग्जांपल लिया हुआ है हमने 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 2 अपॉन 4। B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 6। C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा? माइनस का 9 अपॉन माइनस का 18। 2 अपॉन 4 को जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 2 आएगा। 3 अपॉन 6 को जब कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 2 आएगा। और माइनस के 9 अपॉन माइनस के 18 को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये भी आपका 1 अपॉन 2 ही आएगा। और इस तरह से आपका A1 अपॉन A2 कितना हो गया? 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 कितना हो गया? 1 अपॉन 2। और C1 अपॉन C2 कितना हो गया? 1 अपॉन 2। जब A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के बराबर है C1 अपॉन C2 के, देन इट हैज इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड द लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये ध्यान रखना,
जब आपका A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के बराबर हो C1 अपॉन C2 के, तो लाइनें कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट होती हैं। और इन कोइंसिडेंट लाइंस को क्या कहते हैं हम लोग? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फिर हमने थर्ड एग्जांपल लिया हुआ है। थर्ड एग्जांपल क्या है आपका? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले निकालेंगे हम A1 अपॉन A2। कितना होगा? 1 अपॉन 2, क्योंकि पहले वाले में x का कोएफिशिएंट कितना होगा? 1। फिर हम निकालेंगे B1 अपॉन B2। ये कितना होगा आपका? 2 अपॉन 4। तो 2 अपॉन 4 क्या हो जाता है? 1 अपॉन 2 हो जाता है। फिर हम क्या निकालेंगे? C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 कितना है? माइनस 4 अपॉन माइनस 12। माइनस 4 अपॉन माइनस 12 कट के कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 3। A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है आपका? 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 कितना आ रहा है? 1 अपॉन 2। और C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है? 1 अपॉन 3। इसका मतलब A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। जब आपका A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के और ये बराबर नहीं हो C1 अपॉन C2 के, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में लाइनें कैसी होती हैं? पैरेलल। इस चीज को और अच्छा समझने के लिए हमने यहाँ पे आपका ग्राफ लिया हुआ है, आपका डायग्राम लिया हुआ है, जहां पे ये आपको समझाया गया है। इसके ब्याह पर आप इसको देख सकते हो। ठीक। एंड देन आज जो हमने पढ़ा उसे हमने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट में समझा दिया। कब? अगर A1 अपॉन A2 बराबर है अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। जब A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के बराबर है C1 अपॉन C2 के, तो लाइनें कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। जब आपका A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक। इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन एक ही होता है। कोइंसिडेंट लाइंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एक ही होता है। पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन भी एक ही होता है। ठीक है। आप इस टॉपिक को आज ढंग से समझ लेना, ढंग से करके देख लेना, स्पेशली ये 3 एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ब्याह पे एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर आता है। ठीक है। कल एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।